जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र स्टेट में जो सेट परीक्षा हुई थी उसके हिंदी के दूसरे प्रश्न पत्र के प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। और इसमें लगभग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो 200 अंक के लिए ये पेपर हुआ है, यानी हर प्रश्न के लिए 2 अंक है और 120 मिनट में ये प्रश्न पत्र सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, जो नेट की परीक्षाएं हैं उसमें भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम प्रश्न उत्तर की आज चर्चा कर रहे हैं तो केवल प्रश्न और सीधे उसका उत्तर इस प्रकार नहीं, तो एक एक प्रश्न पर और कौन कौन से प्रश्न उससे संबंधित बन पड़ते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो 15 प्रश्नों के माध्यम से आपके लगभग 2 गुना 3 गुना प्रश्नों की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। आप किसी भी राज्य की सेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर हिंदी में नेट का पेपर देने वाले हो या जो शिक्षक चयन की परीक्षाएं दे रहे हो पीजीटी टीजीटी, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। 15 प्रश्न यहाँ से हम प्रश्न पत्र से लेंगे और बारी बारी करके वीडियो के अलग अलग भागों में सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूँगी कि बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं वीडियो आज दे रही हूँ आपके लिए। बच्चे के स्वास्थ्य के कारण मैं अपने निजी कारण से कह सकते हैं कि वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन इसके बाद वीडियो की कड़ी अपनी लगातार जारी रहेगी। और इसमें जो 100 प्रश्न हैं उन 100 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 200 से 300 प्रश्न आपके नए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये किस विधा की रचना है, किसकी है ना। आपने यदि इंस्पेक्टर मातादिन चांद पर ये व्यंग्य पढ़ा है, ये व्यंग्य रचना, तो आप उसके माध्यम से ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दे सकते। तो यहाँ पर ये दिए है 26, 20, 30 या 24। तो इंस्पेक्टर मातादिन 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ है। और ये इंस्पेक्टर मातादिन चांद पर यह व्यंग्य रचना हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की है। इनकी अन्य व्यंग्य रचनाएं भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है और पूछी जा चुकी है, जिसमें विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग्य रचना, उसके बाद 2 नाक वाले लोग ये भी रचना पूछी गई है। सुदामा का चावल ये भी रचना पूछी जाती है कि ये किस साहित्यकार की रचना है या किस विधा की रचना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हरिशंकर परसाई जी के जो प्रसिद्ध निबंध है उन्हें भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को, प्रश्नों को आप बिल्कुल, मैं इन प्रश्नों से संबंधित जो अन्य उप प्रश्न आपके लिए बता रही हूँ उसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए बिल्कुल, या वीडियो को बार बार सुनिए तो वैसे भी आपकी स्मृति में रह जाएंगे, यादों में रहेंगे। तो हरिशंकर परसाई के जो अन्य निबंध है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसे तो कई बार पूछा गया है। तो हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद है पगडंडियों का ज़माना, ये 1966 में प्रकाशित है। कई बार इन रचनाओं का काल भी पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। उसके बाद है सदाचार की ताबीज़, ये 1967 में प्रकाशित रचना है, निबंध रचना हरिशंकर परसाई जी की। उसके बाद वैष्णव की फिसलन, ये 1967 में ही प्रकाशित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये 1970 में प्रकाशित हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अपनी अपनी बीमारी, ये 1972 में प्रकाशित निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप लिख दीजिए। विकलांग श्रद्धा का दौर ये 1980 में प्रकाशित निबंध रचना है। तुलसीदास चंदन घिसे, ये 1986 में प्रकाशित हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। और कहत कबीर, ये 1987 में प्रकाशित निबंध है। इसके अलावा जो उनका एक उपन्यास है रानी नागमती की कहानी, यहाँ कई बार छात्र धोखा खाते हैं, नाम में
कहानी शब्द आया है तो इसे कहानी विधा की रचना समझ लेते हैं, लेकिन यह हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है, रानी नागमती की कहानी। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न के माध्यम से आपको कितने ही प्रश्नों की यहाँ जानकारी मिल रही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। तो बकरी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है, ऐसा पूछा गया है। पर्याय में ए पर दिया है दुर्जन, बी युवक, सी भिश्ती और डी कर्मवीर। तो यह जो संवाद है, ये जो कोटेशन है, ये बकरी नाटक में यह संवाद दुर्जन द्वारा कहा गया है, तो पर्याय ये सही है। तो ये बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा 1974 में लिखा गया है। कई बार इस नाटक से संबंधित पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या ये किस विषय पर आधारित है। तो ये राजनीतिक व्यंग्य प्रधान लोकप्रिय नाटक है और इसके जो अन्य पात्र हैं, दुर्जन के साथ साथ सत्यवीर, कर्मवीर, सिपाही, युवक, इस प्रकार के पात्र इसमें आए हुए हैं, उनको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक अन्य रचना काव्य संग्रह जिसे कहेंगे हम, खूंटियों पर टंगे लोग, इस रचना को लेकर भी कई बार पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे कब मिला है। तो 1983 में मिला हुआ है इस रचना को, और ये काव्य विधा की रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, खूंटियों पर टंगे लोग। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी वह बावली मानती है। तो ये जो यहाँ संवाद दिया है, कोटेशन दिया गया है, उससे संबंधित असल में यह कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है, किस पात्र के द्वारा कहा गया है, इस प्रकार आगे पूछा जाना चाहिए था, मगर ये थोड़ा सा अपूर्ण है। लेकिन पर्याय में यहाँ दिया है कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी द्वारा कहा गया है और देखा जाए तो ये ध्रुवस्वामिनी नाटक से लिया गया संवाद है। और पर्याय में यहाँ पूछा गया है, 4 पर्याय ध्रुवस्वामिनी भी दिया है, मंदाकिनी भी दिया है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट पूछा नहीं गया है। लेकिन जो आंसर की दी गई है सेट द्वारा, तो इसमें उत्तर में डी पर्याय अर्थात मंदाकिनी दिया है। निश्चित ही यह संवाद किसका है ऐसा पूछा गया है ये, तो ये मंदाकिनी द्वारा कहा गया है, ध्रुवस्वामिनी नाटक से यह लिया गया है। और ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, यह प्रश्न भी कई बार आज तक पूछा गया है। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वही जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? देखिए, अब प्रश्न इतने आसान नहीं रहे कि केवल पात्र को पूछा जाए या नाटक के रचनाकार पूछे जाए। यहाँ पर नाटक के संवाद दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये किस पात्र का संवाद है। यानी आपने मूल रचना को पढ़ा है तो इस प्रकार सूक्ष्म जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका उत्तर आसानी से दे पाते हैं। अन्यथा आपको फिर इस तरह की वीडियो बार बार सुनने होंगे। जो कुछ मटेरियल इस प्रकार यूट्यूब पर प्राप्त है तो उसे आपको देखना सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पर हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, महत्वपूर्ण संवाद है, वो किन पात्रों के हैं, इसको लेकर भी वीडियो में जानकारी कई बार दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो यहाँ ये संवाद भारत दुर्दशा नाटक से लिया है और किस पात्र के द्वारा ये कहा गया है, तो उत्तर है बी,
भारत दुर्दैव, इस पात्र द्वारा यह संवाद कहा हुआ है। भारत दुर्दशा यह नाटक हिंदी गद्य के निर्माता प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। यह कथन किस निबंधकार का है? पर्याय में दिया है रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह और चौथा पर्याय है विद्यानिवास मिश्र। तो कविता पर यह कहा गया कोटेशन किसका है, यह पूछा गया है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है सी, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह एक सफल निबंधकार है और उनके जो अन्य निबंध है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें है आचरण की सभ्यता, उसके बाद मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता और पवित्रता, ये निबंध है जो पूछे जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह को आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापक भी माना जाता है और ये द्विविधि युग के श्रेष्ठ निबंधकार रह चुके हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो ये द्विविधि युग के प्रमुख निबंधकार हैं। छठा प्रश्न है यहाँ प्रश्न पत्र में, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर पद का उल्लेख निम्न में से किस निबंध में आया है? देखिए कितना सूक्ष्म प्रश्न पूछा गया है यहाँ। पर्याय में दिया है उठ जाग मुसाफिर, दूसरा है दिल्ली दरबार दर्पण, तीसरा है शिव शंभू के चिट्ठे और चौथा है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो छठे प्रश्न का उत्तर है सी, शिव शंभू के चिट्ठे। ये शिव शंभू के चिट्ठे यह निबंध विधा की रचना है और इसके निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। इसमें 8 चिट्ठे संकलित है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस चिट्ठे में, शिव शंभू के चिट्ठे में कितने चिट्ठे या कितने निबंध संकलित है। चिट्ठे अर्थात निबंध, तो कितने निबंध संकलित है? तो 8 निबंध संकलित है। कई बार इस निबंध के विषय के बारे में पूछा जाता है कि किस पर लिखे हैं इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट किया गया है और ये सन 1903 से 1907 तक भारत मित्र में प्रकाशित होते रहे हैं ये चिट्ठों के रूप में। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? तो पर्याय में है उठ जाग मुसाफिर, दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा है दिल्ली दरबार दर्पण और चौथा है संस्कृति और सौंदर्य। तो ये जो विषय है मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किस निबंध में किया है पूछा गया है। तो इसका उत्तर है 7 का बी, अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानव सभ्यता, मानवता और प्राचीनता इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और विशेष रूप से इस निबंध में तो इन सभी विषयों की चर्चा की गई है। नाखून के माध्यम से पूरी मानवीय सभ्यता के बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है। इसके बाद जो उठ जाग मुसाफिर यह निबंध है, ये निबंध विवेकी राय द्वारा लिखा गया है। तो दिल्ली दरबार दर्पण इस निबंध के निबंधकार भारतेंदु जी है और संस्कृति और सौंदर्य यह नामवर सिंह का निबंध है। तो ये इन निबंधों के लेखक भी यहाँ पर बता दिए आपको। 8वां जो प्रश्न है यहाँ पेपर में, माटी की मूर्तें पुस्तक में कितने शब्द चित्र संकलित है? देखिए माटी की मूर्ति यह जो शब्द चित्र है इसमें कितने शब्द चित्र है पूछा है। तो पर्याय में है 12, 10, 11 और 13। तो माटी की मूर्तें ये 1946 में प्रकाशित रामवक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। कई बार इसे शब्द चित्र कहा जाता है। तो एक रेखा चित्र संकलन है और इसमें 10 शब्द चित्र आंसर की में पर्याय बी दिया है, यानी 10 शब्द चित्र बताए हैं।
जबकि जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार प्रथम संस्करण इनका माटी की मूर्ति इस जो शब्द चित्र है या जिसे रेखा चित्र कहेंगे उसका प्रथम संस्करण 1946 में प्राप्त होता है और इसमें 11 शब्द चित्र है और दूसरे संस्करण में 12 शब्द चित्र है और वो 1953 में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर्याय में तो उत्तर बी दिया है, 10 शब्द चित्र बताए गए हैं और इनका रजिया यह दूसरे संकलन में प्रकाशित शब्द चित्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 9वां प्रश्न है, ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक भी रही है, यह कथन किस रचना से उद्धृत है? तो पर्याय में दिया है नंबर 1 या ए में मूर्धैया, बी ठकुरी बाबा, सी माटी की मूर्ति, डी आवारा मसीहा। तो यह कथन बी ठकुरी बाबा इस रचना से दिया गया है। ठकुरी बाबा ये महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है और वहीं से यह कथन उद्धृत है, लिया गया है। उसके बाद ये जो पर्याय में ये दिया है मूर्धैया, ये डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। उसके बाद माटी की मूर्ति, ये ऊपर भी रचना आई है जो राम बख्श बेनीपुरी जी का रेखा चित्र। आवारा मसीहा यह विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर रचा गया है। 10वां प्रश्न देखेंगे, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि यह किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? आत्मकथा के रचनाकार नहीं पूछा है यहाँ पर, तो उस आत्मकथा में भी जो अध्याय है, अलग अलग भाग है, उस अध्याय का ये शीर्षक है, तो ये किस आत्मकथा का अध्याय है ये पूछा गया है। पर्याय में दिया है मूर्धैया, जूटन, एक कहानी यह भी, और चौथी आत्मकथा दी है यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है ये मूर्धैया। ये 3 भागों में विभाजित है या इसके 3 अध्याय हैं। पहला है अध्याय भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा अध्याय है मूर्धैया और स्कूली जीवन, उसके बाद तीसरा अध्याय है अकाल में अंधविश्वास। तो इस प्रकार 3 अध्यायों में ये विभाजित है मूर्धैया या आत्मकथा। और इसके बाद जो जूटन आत्मकथा दी है वो भी कई बार परीक्षा में अब तक पूछी जा चुकी है। इस आत्मकथा के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो दलित साहित्यकार हैं और यह आत्मकथा भी दलित आत्मकथा की श्रेणी में ली जाती है। उसके बाद है एक कहानी यह भी, यह मनु भंडारी की आत्मकथा है। उसके पश्चात क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, यानी चारों रचनाएं आत्मकथा विधा की दी गई है यहाँ पर। अब देखेंगे 11वां प्रश्न, जिसमें अपभ्रंश प्राकृत के साथ उनकी उपभाषाओं का सुमेलन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। और आजकल सेट और नेट की परीक्षा में अधिकतर इस प्रकार के सुमेलित कीजिए यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न में लगभग 4-4 प्रश्न के उत्तर आपको याद रखने होते हैं या 4 प्रश्न बन पड़ते हैं, उस पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे अपभ्रंश प्राकृत, यहाँ पर ए में शोषणी अपभ्रंश, बी में अर्धमागधी, सी में मागधी अपभ्रंश और डी में अपभ्रंश प्राकृत दिए हैं। तो उसके सामने उपभाषाएं बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर बी है, जिसमें शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, मागधी अपभ्रंश की बिहारी है और अपभ्रंश प्राकृत की राजस्थानी है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों का उनके उच्चारण स्थानों से सुमेलन कीजिए। यहाँ वर्ण दिए हैं और सामने उच्चारण स्थान दिया है और पूछा गया है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। 12वें प्रश्न का सही जो क्रम है सुमेलन का वह ए है, अर्थात क और ख इनका उच्चारण स्थान कंठ्य है,
य और र का उच्चारण स्थान अंत्यस्थ वर्ण है। य र ल व, ये 4 वर्ण अंत्यस्थ वर्ण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद त और थ, ये वर्ण जो है वो दंत्य है। जैसे त, थ, द, ध, इनका उच्चारण स्थान देखिए, जीवा दांतों को स्पर्श करती है। उसके बाद च और छ, ये जो वर्ण है च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तालु से जीवा स्पर्श करती है और झटके से आगे की ओर जाती है। तो इस प्रकार 12वें प्रश्न का सही उत्तर ए था। तो अभी 13वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पत्रिकाओं की सूची दी है और उसके सामने प्रकाशन वर्ष दिया है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और क्षत्रिय पत्रिका, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम जो है वो ये है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में हुआ है। उसके बाद हिंदी प्रदीप, इस पत्रिका का प्रकाशन 1877 में हुआ है। तो ब्राह्मण पत्रिका ये 1883 में निकल चुकी है, प्रकाशित हुई है। और क्षत्रिय पत्रिका, यह पत्रिका 1881 में प्रकाशित हो चुकी है, या उसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित आदर्शवादी पौराणिक नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलन कीजिए। यहाँ पौराणिक नाटक दिए हैं और उनके नाटककार दिए हैं और उसका सही क्रम पूछा है सुमेलन का। तो यहाँ 14वें प्रश्न का जो सही पर्याय है वह पर्याय नंबर डी है, जिसमें हम देखेंगे कि उषा हरण, इस नाटक के नाटककार चंद्रशरण ही है। उसके बाद प्रहलाद चरित्र, इस नाटक के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। जो हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इस उपन्यास के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास, वही इस नाटक के रचनाकार हैं। उसके बाद मिथिलेश कुमारी, इस नाटक के रचनाकार भी उसी के सामने जो दिए हैं विंदेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, वे है। मोरध्वज, इस नाटक के रचनाकार शालिग्राम वैश्य हैं। श्रीनिवास दास की जो अन्य रचना परीक्षा में पूछी जाती है वह रणधीर प्रेम मोहिनी है। और ये किस युग के नाटककार है? तो भारतीय युग के नाटककार रहे हैं। अब देखेंगे 15वां प्रश्न। निम्नलिखित उद्धरणों में व्यक्त अलंकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी है और उसके सामने अलंकार दिए हैं अलग अलग। तो ये दोनों तालिका अलग अलग स्वतंत्र रूप से इसका सुमेलन करना है हमें। तो इसका सही क्रम है 15 का बी, अर्थात जो सबसे पहले पंक्तियाँ हैं, उतरी नहाने जमुना जल, जो शरीर सम श्याम। तो इसमें यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। तो इसमें प्रतीप अलंकार है। उसके बाद उर पर नारी उरोज यह, कनक लता फल मानी, इसमें हम देखेंगे कि अपनहोती अलंकार है। उसके बाद ये अपनहोती अलंकार कैसे होता है? तो जहाँ संज्ञा अर्थात उपमेय का निषेध करके सर्वनाम अर्थात उपमेय की स्थापना की जाती है, वहाँ पर अपनहोतु अलंकार होता है। तो यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। उसके बाद तीसरे जो पंक्तियाँ हैं, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए वो राय जग, या खाए वो राय। यहाँ पर ये पंक्तियाँ तो अक्सर पूछी गई है परीक्षा में अब तक। इसमें यमक अलंकार है। कैसे? तो एक ही शब्द एक से अधिक बार जब आता है तब वहाँ पर ये अलंकार होता है। कनक का अर्थ यहाँ पर भांग भी है और सोना भी है। एक ही शब्द आया है 2 बार और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। उसके बाद
यहाँ पर जो अगली पंक्तियाँ हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर यह है कि यमक अलंकार में जो शब्द है उसके युग्म आते हैं, यानी एक ही शब्द एक साथ दो बार आता है, लेकिन उसका दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द कई बार आया है और उसका हर बार जो अर्थ है वो एक ही शब्द के कई अर्थ है, और ये शब्द युग्म के रूप में नहीं तो स्वतंत्र रूप से आए हुए रहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर पानी शब्द आया, यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ अलग है। बिन पानी सब सून, यहाँ पर भी अलग है। पानी गए न उबरे, यहाँ पर भी पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार यहाँ पर शब्द का अर्थ अलग अलग आ रहा है, और ये शब्द युग्म के रूप में नहीं तो स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग में आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे इसी प्रश्न पत्र को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से आपके सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आपकी ओर से जो सराहना होगी उससे मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। तो कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।